नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, अशोक साहब, ये वाला जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं थोड़ा एक मणिपुर में जो भी हो रहा है उससे मन क्षुब्ध भी है, दुखी भी है और गुस्सा भी है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज़ जो अभी समझ में नहीं आ रही कि नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट आते हैं, परिसर में रहते हैं, लेकिन मैं सदन में नहीं आऊँगा, जबकि देश में उनको चुना गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस के लोगों ने उनको चुन के भेजा है कि आप लोकसभा जाइए। उनका जो प्राइमरी कर्तव्य है वो ये है कि वो लोकसभा जाएँ। जब लोकसभा चल रही हो अंदर बैठे, लेकिन उन्होंने कसम खा ली कि मैं नहीं जाऊँगा। आपको क्या लग रहा है क्यों भाग रहे हैं मोदी जी संसद से? क्यों भाग रहे हैं? मोदी जी कभी भी संसद या विधानसभा को कोई बहुत बड़ी चीज समझते नहीं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी विधानसभा में बहुत कम जाया करते थे। शायद देश के ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनका विधानसभा का प्रेजेंस बहुत कम था। मतलब हाउस में भी जाए लेकिन सदन के अंदर नहीं जाते थे, अपने ऑफिस में बैठे रहते थे। ऐसे कई बार होते हैं, क्योंकि वो विधानसभा को कुछ समझते नहीं, वो लोकसभा को कुछ समझते नहीं। उनको पता है उनके पास बहुमत है और इस देश का लोकतंत्र उनको जो चाहे, जैसा चाहे रहने के लिए एक परमिशन देता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, एक विपक्ष भी होता है। और जब विपक्ष होता है तो विपक्ष के सवालों का जवाब देना ये उनका कर्तव्य है। पार्लियामेंट में यदि कोई मसले भी नहीं आए, विपक्ष नहीं कुछ मसले करे, लेकिन सवाल जवाब होते हैं, कई पॉलिसीज होती हैं। पार्लियामेंट में सरकार को फीडबैक मिलता है पूरे देश से कि चल क्या रहा है देश में, क्या चीज की कमी है, कहाँ सरकार को बदलना है। और ये तमाम बातों से उनको अपने नीति निर्धारण में और देश के विकास में एक मदद मिलती है। लेकिन ये सारी बातें जो है किताबी बातें रह गई है। 2014 से लेके आज तक हमने तो ये बात देखी है, ना संविधान की कोई औकात रह गई है, ना लोकसभा विधान राज्यसभा की रह गई है। और एक ही है जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे वही, ना खाता है ना बही, जो मोदी जी कहे वह सही। सही। तो ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना परंपरा, जो मोदी जी कहे वही सही। तो इस मसले पे वो चल रहे हैं। और खासकर मणिपुर मणिपुर के मामले में तो ऐसा नहीं है कि मणिपुर जल रहा था और उनको पता नहीं था। सारे देश के अखबारों में ये रिपोर्टिंग हो रही थी, सोशल मीडिया पटा हुआ था पूरा। मणिपुर के रोज के वक्तव्य आ रहे थे। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, सीडीएस जो है, डिफेंस स्टाफ, उन्होंने भी मणिपुर को लेके बात कही थी। उनका भी मणिपुर दौरा हो गया था। लगातार गृह मंत्री दो दो दिन मणिपुर में रुके हुए थे, वो भी 4 दिन ब्रीफ कर 4 रहे दिन थे। 4 दिन 4 दिन रुके हुए थे। अशोक 29 हाँ, मई को गए उस थे, 2 जून को आए थे। 2 जून के आए थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार टच में थे। जो विधायक है कुकी समाज के, जो बीजेपी के विधायक है, वो आके मिलके गए। जो मैतेई समाज के विधायक हैं वो आके मिलके गए। वहां लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुकी है, ऐसा और कोई नहीं। उन्हीं के कैबिनेट के एक कलीग जो मणिपुर से आते हैं, सांसद है वहां के, उन्होंने कही है। ये सारी बातें अनसुनी होगी ऐसा मैं मानता नहीं। ये सारी बातें उनके पास थी, वो समझ रहे थे मणिपुर में आग लगी हुई है, वो समझ रहे थे कि मणिपुर में दमन चल रहा है, वो समझ रहे थे कि मणिपुर में हत्याएं हो रही है। उनको पता था कि 6,000 से ज्यादा हथियार, सोफिस्टिकेटेड एलएमजीज और एके सीरीज की गन्स निकाली गई थी, लूटी गई थी। उन्हें ये भी पता था 6 लाख से ज्यादा कारतूस निकाले गए थे। उन्हें ये भी पता था कि स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि पुलिस के वैन में से मुजरिमों को निकाल निकाल के मारा जा रहा है, एम्बुलेंस को जलाया जा रहा है। ये सारी बातें उनके पास थी, लेकिन वो मौन थे। क्या कारण था? सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। क्या वो ये चाहते थे कि जो मणिपुर में हो रहा है होने दिया जाए? क्या वो करवा रहे थे जो मणिपुर में हो रहा है? ये ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब उनको देने होंगे, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे ये तो वही देख सकते हैं। हम उनके नीति निर्धारण का विश्लेषण कर सकते हैं, उनके क्रिया कानूनों का विश्लेषण कर सकते हैं। हम इस बात का विश्लेषण नहीं कर सकते कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर दिखता है कि सब कुछ पता होने के बाद उनका मौन धारण करना एक बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, रेखांकित करता है। उन्होंने बोला, जरूर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है मणिपुर में वो पूरे 145 करोड़ देश का अपमान है। ये बात उन्होंने कही, कब कही? जब वो 4 तारीख का वीडियो, जिसकी 18 मई को, 4 मई का वीडियो जिसकी 18 मई को एफआईआर दर्ज हुई,
और वो वीडियो जब बाहर आया मार्केट में, क्योंकि वहां इंटरनेट वगैरह बंद था, जब मार्केट में आया तो पूरा देश स्तब्ध रह गया कि एक 3 महिलाएं और 2 पुरुष, उनकी पुरुषों की हत्या होती है, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है। पुलिस जो उनको प्रोटेक्शन दे के आई थी, उन्हीं ने उनको हवाले कर दिया भीड़ के, ऐसा महिलाओं का कहना है। उसमें 20 साल की युवती का सामूहिक अत्याचार, व्यभिचार उसके साथ होता है सबके सामने, और बाकी 2 बुजुर्ग महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है। उसमें एक महिला एक रिटायर्ड सूबेदार फौजी की है, जो फौज में था, जिसने पीस कीपिंग फोर्स में भी काम किया था, जिसने कई जगह काम किया था। ये तमाम बातें इस बात को इंडिकेट करती है, इनको सारी बातें पता थी। और जब ये बात सब पूरे देश के सामने आई, जो भी इंसान जिसके शरीर में थोड़ा दिल छोटा, कितना भी छोटा दिल हो, है जिसके पास, वो इस बात से क्रोधित होगा, उसको पीड़ा होगी। तो सुनने में ये आया, जो चर्चा मैंने सुनी दिल्ली के कॉरिडोर में, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बहुत उस बात से बहुत पीड़ित थे, और वो शायद शाम को ही वो नोटिस इशू करने वाले थे। लेकिन एकाएक शायद देश के पूर्व राष्ट्रपति एक है, उनके साथ कुछ बातचीत हुई, उन्होंने उनको चाय पे बुलाया, बाद में ट्वीट भी किया कि मैंने चाय पे बुलाया। रात को 12 बजे वो चाय पे जाते हैं। फिर उन्होंने रात का थोड़ा-सा समय बाय आउट किया। सुबह सर्वोच्च न्यायालय ने वही किया जो उनको करना था। लेकिन इसी बीच इतनी जगह ज़रूर मिल गई कि उसके पहले प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के मंदिर के सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र के मंदिर के सामने खड़ा हूँ, और आज जो हुआ मणिपुर में, वो उसकी पीड़ा मुझे है। उन्होंने उसकी तुरंत उसमें भी राजनीति खेलने का प्रयास किया, उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम राजस्थान। लिया कि कहीं का भी हो, वो और उनको सजा होगी, और सजा होके रहेगी, और ये तमाम बातें उन्होंने की। लेकिन मणिपुर पे एक्शन क्या लेने जा रहे हैं, उस पे वो मौन थे। ये बात उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर के बाहर खड़े होके की। विपक्ष यही बात लोकतंत्र के मंदिर के अंदर सुनना चाहता है। जी, ऐसी जी, प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है? क्या अड़ियलपना है? क्या जिद है कि जो बाहर कहा वक्तव्य अंदर देने में उन्हें पसीना आ रहा है? या फिर सदन के पटल पे दिया हुआ वक्तव्य या पत्थर की रेख हो जाती है? ये रिकॉर्ड्स में रहती है। क्या वो रिकॉर्ड्स में रहना नहीं चाहती? विपक्ष बार-बार एक लंबी चर्चा के लिए अनुशंसा कर रहा है कि 267 के तहत चर्चा हो, और सत्ता पक्ष बार-बार उसको 176 के तहत लेना चाहता है, एक छोटी चर्चा करना चाहता है। क्या आनंद जी, आपको लगता है कि मणिपुर का मसला छोटा है? मणिपुर का मसला मणिपुर से जुड़ा हुआ नहीं। मणिपुर के बाद ये आसाम में गया, आसाम के अब इसके बाद मिजोरम में गया, नागालैंड, ये सभी सातों जो सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स है जो नॉर्थ ईस्ट की, उसमें ये उलट-पुलट होती हुई दिखाई देती है। और सबसे जो अपने हमारे लिए भयावह स्थिति ये है कि यही नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है, वो चीन से भी लगा हुआ है, वो म्यांमार से भी लगा हुआ है, थोड़ा बहुत बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। ये हमारी ऐसी ताकतों के खिलाफ जो जिनसे हम लड़ रहे हैं आज, उनके बॉर्डर पॉइंट पे बैठा हुआ ये एरिया है, और वहाँ यदि अशांति होती है और आप होने देते हो, तो इसके मायने ये हैं कि आप ये कहीं न कहीं करने दिए जा रहे हो। यही जी। कारण है कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार का रोल है कि क्या सरकार ये करवा रही है। मैं आरोप लगा रहा हूँ, जी, क्योंकि जब सरकार करवा नहीं रही है, तो सरकार इतनी कमज़ोर भी नहीं, कि वो कर नहीं पा रही है उसको कंट्रोल। जी, जी। ये मैं ये अशोक ये भाई, यही जी, जी, जी। अशोक भाई, एक और चीज़ कल मोदी जी का मुझे भाई हो सकता है कि हमें ऐसा, उन्होंने एक और काम ऐसा किया, कल उन्होंने 20 सेशन के बीच 3 ही 4 दिन हुए हैं, उससे पहले वो सांसदों से बात कर चुके थे। सब सांसदों को फिर बुलाया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनको हिम्मत बढ़ाने का काम किया, उनको थोड़ा मोटिवेट करने का काम किया, और फिर उसमें 2024 के इलेक्शन की भी बात की। लेकिन जो वहां पे एक उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं, इंडिया को डिमीन करके, इंडिया, हमारे यहाँ तो ये भी माना जाता है अगर राम का नाम कोई वैसा भी रख लेना तो कहा जाता है भाई उसको कुछ गाली मत दो, भगवान का नाम है, उसका हाथ जोड़ो। इंडिया को डिमीन करके आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? अगर इंडिया को आप इक्वेट कर रहे हैं पीएफआई से, इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से, मैं एक चीज दिखा दूं, कल एक मेरे शो में शीतल जी ने दिखाया था, ये अभी तक, मतलब मैं देख रहा था, अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं ट्विटर पे। तो अगर इंडिया इनको उससे जोड़ रहे हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसी जिसको ये गाली दे रहे हैं उसी के ये प्राइम बीजेपी, मिनिस्टर है। एक ट्विटर हैंडल बीजेपी फॉर इंडिया है। सवाल ये है आनंद जी, कि यदि आप ये कहते हैं कि लोगों ने मन बना लिया कि तीसरी बार वो आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस बात का आपका विश्वास है, तो फिर आपको हिम्मत बांधने की जरूरत क्या है? आपको तो
2024 के बाद का एजेंडा साथ में रखना है, एक ब्लूप्रिंट रखना है अपने सांसदों के सामने कि देखिए हम चुनाव जीत के आ रहे हैं और उसके बाद हमें देश के लिए ये करना है। लेकिन आप उनको कहते हो कि आप डरो मत, लोगों ने मन बना रखा है, आप हिम्मत मत हारो, आप जाके डट के काम करो, चुनाव हम ही जीत रहे हैं। इसका मतलब ये है चुनाव हारने की कहीं ना कहीं खुशबुसाहट मन में है, एक डर है। दूसरी बात, जब आप बौखलाहट जब आप में हो जाती, व्याप्त हो जाती है, आदमी बौखला जाता है, तो अक्सर ऐसे बयानबाज छिछोरे बयान देना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री का वो भाषण राजनीतिक छिछोरेपन का एक बेहतरीन उदाहरण मैं मानता हूं उसको। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया है। उन्होंने कहा मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन ये आतंकवादी संगठन है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये अंग्रेजों ने स्थापित की हुई पार्टी है। यदि अंग्रेजों में स्थापित की पार्टी है और ये पार्टी से इसको आपको घृणा है, तो इसी पार्टी के कद्दावर नेता पटेल साहब, उनका इतना बड़ा स्टैचू बनाते समय आपने 3 बार सोच लेना चाहिए था। ये उसी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व दिया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और जयंती करने के पहले आपको सोच लेना चाहिए था। इसी महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का नारा दिया था। तो ये जो तमाम इंडिया का यूज हुआ, उन्हें इसके बारे में भी सोच लेना चाहिए था कि जितने क्रांतिकारी इंग्लैंड में रह के भारत के क्रांतिकारियों को मदद कर रहे थे, वो जहां रह रहे थे वो इंडिया हाउस था। जब ये सारी चीजें आपको सामने आती हैं, तो लगता है कि ये इनका छिछोरापन है, ये विपक्ष के एकता से बौखला गए हैं। और जब आदमी बौखला जाता है तो अक्सर ऐसे काम करता है जिसको आप कहते हैं कि ये यार ये तो बहुत ही घिनौना काम है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2024 की हार सामने दिख रही है। इसी हार के चलते वो लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि आप डरो मत, मैं साथ में हूं, आप डरो मत, हम जीत रहे हैं, आप डरो मत, हम सत्ता में आ रहे हैं, आप डरो मत। ये जो बार बार ये बोला जा रहा है, आप डरो मत, आप डरो मत, आप करो मत, ये इसीलिए है क्योंकि इनको खुद को डर है। ये खुद डरे हुए हैं 2024 के चीज से। क्योंकि जो ये इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, ये जो नया फ्रंट बना इंडिया का, इस फ्रंट को उनको सवाल पूछने चाहिए। उन्हें पूछने चाहिए कि आपने अभी तक कितना भ्रष्टाचार किया। इस इंडिया नाम के फ्रंट से डरो मत। ये इंडिया को बदनाम करने वाला फ्रंट है, क्योंकि इंडिया हमारे भारत देश का नाम है, वी आर प्राउड इंडियंस। लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये यदि बोलना चाहिए था उनको, लेकिन वो नहीं बोल रहे थे। वो लगातार इंडिया इस नाम को लेके मजाक उड़ा रहे थे। ये उनका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, ये पूरे देशवासियों का मजाक उड़ा रहे थे। आज भी मैं कहता हूं अशोक वानखड़े, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। नहीं तो इनको जब इनका वेलकम होता है विदेशों में, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो अब इन्होंने तुरंत वहां बहिष्कार कर लेना चाहिए कि आई एम नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, एंड लेट हिम मेक पीपल स्पीक भारत। आप मेक इन इंडिया करते हैं, आप स्किल इंडिया करते हैं, आप खेलो इंडिया करते हैं, आप कई इंडिया के नाम से आपने घोषणाएं कर दी है, स्किल इंडिया और खेलो इंडिया और फला इंडिया और ये इंडिया। तो वो इंडिया कौन सा था? सवाल ये है, वो इंडिया कौन सा था? इसी कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हार की बौखलाहट है, इसलिए इंडिया के बारे में वो बोले। और मुझे उनसे ज्यादा, चलो मोदी जी के तो वो सबको पता है, वो बोलने की वो तुक्केबाजी की आदत है उनकी। इतिहास का उनका कोई खास ज्ञान नहीं है, ज्योग्राफी उन्होंने कभी पढ़ी नहीं शायद, तो ये शिक्षा विक्षा से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो वो अक्सर ऐसे अपने भाषणों में बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, ऐसे लोग, जब रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ये वन ऑफ द बेहतरीन भाषण था, तो मुझे लगा कहीं व्यंग तो नहीं कस रहे, वो कहीं व्यंग तो नहीं कर रहे अपने प्रधानमंत्री पे। और यदि व्यंग नहीं कर रहे हैं तो फिर ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। बेहतरीन भाषण किसको कहते हैं? आप अटल जी को सुनिए। आपको यदि लगता है कि और कोई बोल ही नहीं सकते, तो कम से कम अपने पार्टी के अटल जी के भाषण सुनिए। बेहतरीन क्या होता है वो समझ में आएगा। अडवाणी जी के भाषण सुनिए, सुषमा स्वराज के भाषण सुनिए, राज्यसभा में दहाड़ते हुए अरुण जेटली के भाषण सुनिए, सब यूट्यूब पे है। स्वयं रविशंकर प्रसाद जो बोलते थे हाउस में, वो सुनिए। शंकर प्रसाद जो विधानसभा में बोलते थे, वो सुनिए। भाषण उन्हें कहते हैं। चंद्रशेखर को सुनिए। आपको कई ऐसे स्टॉलवर्ड दिखेंगे जो इस पार्लियामेंट में, जिनके भाषण सुनने से लगता है कि वक्तृत्व कला क्या होती है।
ये छिछोरापन का एक बेहतरीन नमूना था। जी लेकिन अब जी सारा देश ही छिछोरेपन को सर पे लेके बैठा है, तो फिर अब कर क्या सकते हैं? जी जी। अशोक भाई एक चीज और बताएं, एक और चीज बहुत मतलब उसका भी बहुत निम्न स्तर देखा, जो राज्यसभा और लोकसभा के जो जो हाउस होता है, दोनों के स्पीकर हो चाहे वहां अध्यक्ष हो, ये दोनों को माना जाता है कि नॉन पार्टीशन होता है, पार्टी से मतलब नहीं है, बराबर सब आंखों से देखेंगे। लेकिन बिरला जी भी और धनखड़ जी तो खुद पार्टी हो गए हैं। वो पीयूष गोयल से कह रहे हैं कि मोशन करिए आप मोशन लाइए। अरे भाई तुम क्यों कह रहे हो मोशन लाइए। आज उनका कभी भी रवैया देख लीजिए। और उधर आज तो ओम बिरला जी इतने दुखी थे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हुआ है, तो वो खड़े करके उन्होंने गिनती करवाई। मतलब इतने दुखी किस बात के दुखी भाई? अरे नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पर्व है, और सब लोग बोलेंगे, सब लोग इसमें बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, आपके लिए तो अच्छा है, आप बैठ इतने दुखी। ये जो एक एक वो हुआ है, ये लोग अब बीजेपी के वो पूर्ण टाइम मेंबर की तरह बिहेव करने लगे हैं भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्या होता है, हमारे देश में स्पीकर किसी ना किसी राजनीतिक दल का होता है, लेकिन उस पद की एक गरिमा होती है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के लोग होते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को आप मदद करते हैं, नो डाउट मदद करते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट होता है मदद करने का। एक अंडर द टेबल कहीं ना कहीं छोटी मोटी मदद होती है, लेकिन आप एक पार्टी स्पोक्स पर्सन जैसे उस चेयर पे बैठते हो, तो आप अपने आप को पार्टी के कार्यकर्ता तो आप हो ही, लेकिन आप उस चेयर की गरिमा को इतना नीचे गिरा चुके हो कि लोगों को स्पीकर कहने में आपको शर्म आएगी। जी जी धनखड़ साहब तो उपराष्ट्रपति पद पे है, वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं। कई बार मैंने देखा कि वो विपक्ष के किसी नरेशन को लेके वो उत्तर देना शुरू कर देते हैं। कई बार वो भूल जाते हैं कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। वो कई बार भूल जाते हैं कि राज्यसभा ऊपर का सदन है, वहां के लोग। संजय सिंह ने क्या गलती की थी? क्या संजय सिंह ने अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उपयोग किया था? संजय सिंह मात्र प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहते थे। संजय सिंह इस पे चर्चा चाहते थे 267 पे। 27 कम से कम एप्लीकेशन आई थी। आप क्यों नहीं उस पर बात करेंगे? आप कह रहे थे कि गृह मंत्री बात करेंगे। गृह मंत्री की क्या औकात है? क्यों बात करेंगे गृह मंत्री? गृह मंत्री 4 दिन वहां होके आए, क्या हुआ? गृह मंत्री ने अपील की, 114 हथियार जमा हुए, 6,000 से ज्यादा हथियार लूटे गए। आपके गृह मंत्री की औकात क्या रह गई अभी, जब आपके गृह मंत्री कुछ चीज में संभालने की स्थिति में नहीं है? ऐसे में प्रधानमंत्री को ही सामने आना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ और प्रधानमंत्री कार्यालय जब उनकी किरकिरी होती तभी सामने आएंगे? जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई मामला होगा तो तभी सामने आएंगे? जब बिहार में नीतीश बाबू से कोई बात करनी होगी तो तभी प्रधानमंत्री सामने आएंगे? लेकिन एक प्रदेश जल रहा है, देश पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, पूरा विश्व पूछ रहा है सवाल, ऐसे में प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्यों नहीं जवाब देंगे भाई? वो उनका दायित्व है, घर के सबसे बड़े मुखिया है, उनका अधिकार अधिकार होता है सबका पूछने का। ये तो सांसद है, लेकिन आम आदमी इस देश का नागरिक है, उसका भी अधिकार अपने प्रधानमंत्री को पूछने का कि प्रधानमंत्री जी मेरे देश का एक अंग जल क्यों रहा है? क्यों नहीं पूछेगा? प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। हमने तो भगवान से लड़े हैं। हम तो भगवान से सवाल पूछते हैं। भगवान से सवाल जवाब में ही गीता का जन्म हुआ। यदि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल नहीं पूछते तो शायद गीता ही नहीं होती। वो गीता जो है, जो श्री कृष्ण से मुख से निकली है, वो उनके परम भक्त ने पूछा हुआ एक सवाल था। लेकिन हमारे यहाँ भक्त सिर्फ तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं। हमारे यहाँ भक्त सिर्फ हाँ हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये कव्वालों की टोली हो गई है। 2 कव्वाल गा रहे हैं और बाकी तालियां बजा रहे हैं। यही हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। संजय सिंह को आपने मात्र वेल में आके अपने डिमांड करने के चक्कर में आपने उनको निष्कासन कर दिया, और पूरे सत्र के लिए निष्कासन कर दिया। क्या विरोध करना, सवाल पूछना, ये लोकतंत्र में अधिकार नहीं है? और यदि नहीं है तो फिर आप में और तानाशाह में फर्क क्या है? वो कौन सा ऐसा अपना काम खुद का बोल रहे थे? कौन सा ट्रांसफर पोस्टिंग या कोई एक आध कोई पॉलिसी में बदलाव मांग रहे थे? वो सिर्फ मेरे देश का एक राज्य जल रहा है, उससे उद्गिलित होके वो कुछ सवाल पूछ रहे थे, वो जवाब मांग रहे थे। आपने उनको सदन से बाहर कर दिया। तो जो बोलते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनको सदन से बाहर करोगे, सिर्फ तालियां बजाने वाले आपके साथियों को आप रखोगे, तो फिर ये लोकतंत्र कहां हो गया? एक पहिए पे चलने वाली सर्कस हो गई। ये जी कोई 2 पहिए की गाड़ी नहीं है जिसे लोकतंत्र कहते हैं। जी। अशोक भाई एक मैं इसलिए क्योंकि वो भी एक बार बार बोला जा रहा है, ये जब बात आप मणिपुर की करिए तो वहां बीजेपी के मंत्री हो चाहे सांसद हो, वो राजस्थान बिहार बंगाल और कहाँ कहाँ की बात करते हैं।
मेन मुद्दा यह है कि वहां की सरकारें उसको लेजिटिमाइज नहीं कर रही हैं। वो उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन मणिपुर में दिक्कत यह है कि उसको लेजिटिमाइज किया जा रहा है। भाई यहाँ तो उस दो लोग कंपेरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक मामला चल रहा है। दो बातें हैं। महिलाओं पे अत्याचार राजस्थान में ज्यादा हो गए, मैं मानता हूं। 8,000 के आसपास महिलाओं पे अत्याचार है। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? यूपी है। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। चौथे नंबर पे गुजरात है। पांचवें नंबर पे हरियाणा है। फिर महाराष्ट्र है। ये तमाम राज्य कौन से, किसकी सरकारें हैं? क्या वहां इंडिया की सरकारें नहीं है? क्या भाजपा की सरकार नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस ने महिलाओं को व्यभिचारियों के हवाले करके वीडियो बनने दिया होगा? ऐसा कहीं हुआ है? क्या उसकी तुलना आप इससे करते हैं? ये तो आईपीएल का स्कोर हो गया कि मेरे बलात्कार से तुम्हारे बलात्कार कम या ज्यादा। ये गिनती हो रही है। यह देश में एक भी व्यभिचार हुआ वो इस देश के लिए शर्मसार है, क्योंकि इस देश में देवी पूजी जाती है। प्रधानमंत्री जब अपने माँ का जिक्र करते हैं कि मेरी माँ बचपन में दूसरों के घर में बर्तन मांज के हमको पाला करती थी, और ये बोलते समय उनकी आंखों में से आंसू आता है, उनके गला रुंध जाता है, ये उनका मातृ प्रेम दिखाता है। मातृ शक्ति के पीछे स्त्री शक्ति के बारे में प्रेम दिखाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नवरात्र में उपवास रखते हैं, उस देवी की आराधना करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री अपने माँ के लिए इतना व्याकुल होता है, जो प्रधानमंत्री देवी की आराधना करने के लिए 9 दिन उपवास रखता है, उस प्रधानमंत्री के देश में व्यभिचार होने पे वो चुप क्यों रहता है? और एक व्यभिचार को दूसरे व्यभिचार से कंपेयर कैसा करता है? या तो वो झूठ है जो वो करते हैं, जो आंसू बहा रहे थे वो झूठ है, फरेब है, वो उपवास वो झूठ और फरेब है, या फिर ये फरेब है ये जो कर रहे हैं। कोई दोनों चीज सही नहीं हो सकती। मैं इसलिए अशोक भाई इस राज्य और उस राज्य की बात नहीं है। सवाल है कहीं का भी हो, व्यभिचार व्यभिचार है। जी। अशोक भाई, मैं एक और चीज चलते चलते, मैं अंतिम प्रश्न है, एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, खास करके आरएसएस और बीजेपी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है या उनसे प्रभावित है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री का शहर है, वाइस चांसलर और कुलपति रजिस्ट्रार की पिटाई होती है, और अखिल भारतीय विद्या मतलब एबीपी के लोग आके लात घूसों से मारते हैं, ऐसे वैसे नहीं। मैं भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूं, धरना किया है, वीसी को जाने नहीं दिया है घर, लेकिन आज तक मेरी याद में किसी ने वीसी को छुआ नहीं है, किसी ने नहीं। आज तक मैंने किसी नेता को वीसी के गिरेबान पर हाथ डालते नहीं देखा। वहां गिरा गिरा के लात घूसे मार रहे हैं। दूसरा, मैं इसलिए कह रहा हूं, दूसरा, पटना में बीजेपी की रैली को जब लाठीचार्ज होता है तो वहां मिर्चा लेके घर से गए और पुलिस वालों की आंखों में मिर्चा झोंक रहे हैं। ये जो एक ये परंपरा डाल रहे हैं, मैं थोड़ा इस पे भी, ये किस देश की है? ये क्या आप किधर, वेयर यू आर लीडिंग टू? आप ये कहां ले जा रहे हैं देश को? एबीवीपी का ये इतिहास है कि उन्होंने कई बार शिक्षकों पे हाथ उठाया है। उज्जैन में एक शिक्षक की, एक प्रोफेसर की मृत्यु हो गई थी इसी छिना झपटी में। वो भी बड़ा केस हो गया था, लेकिन सब बरी हो गए उसमें से। इसके पहले रायपुर में भी ऐसे कांड हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हुआ। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब गुंडाइज्म में भी हमारे और आपके ये फर्क है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचार में फर्क है, सत्ता पक्ष और हमारे व्यभिचार में फर्क है। सत्ता पक्ष पे उंगली उठती है तो वो सदाचारी हो जाता है, फिर चाहे वो गोंडा का सांसद हो, और आरोप लगाने वाली इस देश की होनहार खिलाड़ी हो कुश्ती की। यदि उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल होते हैं तो भी पार्टी उनका प्रोटेक्ट करती है। दिल्ली पुलिस ने जमानत पे अपोज करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे, और यही किसी विपक्ष का होता तो टंग दिया जाता। तो आपके लोग यदि प्रोफेसर यदि किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को मारते हैं तो सदाचार में गिना जाएगा, और यदि किसी दूसरा आदमी गाली भी दे तो वो फिर दुराचार में गिना जाएगा। तो मैं करूं तो सदाचार, आप करें तो दुराचार। आप यदि आपके साथ यदि अजित पवार है तो आप भ्रष्ट है,
अजित पवार जैसे हमारे साथ आ जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। यदि शिवसेना ने एनसीपी के साथ सरकार बनाई तो उन्होंने हिंदुत्व नष्ट किया, हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, बाला साहब ठाकरे के विचारों की ऐसी की तैसी की। और उसी एनसीपी के साथ यदि हम अभी सरकार में हैं तो हम बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व और हिंदुत्व की परिभाषा फिर से परिभाषित करते हैं। ये इतने नंगे हो चुके हैं, इनकी कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है। चाल चरित्र चेहरे वाली इस पार्टी का ना चरित्र रहा है, ना चाल है, ना चेहरा है। जी नहीं अशोक भाई, मैं चलते चलते उस वॉशिंग मशीन का एक बता दूं। वॉशिंग मशीन एक दो जगह फेल भी होती है। वॉशिंग मशीन सबको साफ कर देती है। अभी ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी में आ गए, साथ आ गए, तो अब्बास अंसारी भी उनके एक एमएलए थे, उसको नहीं बीजेपी साफ कर रही है वो, क्योंकि वो तो मुसलमान है ना, तो उसको साफ कर देगी तो वॉशिंग मशीन ही की उस पर वो हो जाएगा। उसको निकालने की बात हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं वो हमारा तो सांसद था नहीं, सपा ने कहा था कि इसको लड़ा दो, तो इसलिए मैंने लड़ा दिया। आनंद भाई वो भी इसलिए हुआ कि सोशल मीडिया पे हंगामा मचा और योगी जी राजभर से बहुत परेशान हैं, क्योंकि योगी जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा था उन्होंने। योगी जी ने राजभर को ट्वीट करके वेलकम भी नहीं किया था जब उनके दोनों मुख्यमंत्री वेलकम कर रहे थे। तो ये योगी जी को खुश करने के लिए फिर राजभर ने बलि दे दिया उसका, अब्बास मुख्तार अंसारी का। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते शायद तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पे कुछ चर्चा होगी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।